नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। आज आपके सामने हूँ मैं राजश्री, एक ऐसे विषय के साथ जो कानून की दुनिया का सबसे अहम विषय कहा जा सकता है, खासकर अगर हम बात करें अदालती कार्रवाई की। तो अदालत में दोष निर्दोष साबित करने की कानूनी जंग में एक शब्द जो हमें बार बार सुनने को मिलता है वो है जमानत। आरोपी को राहत देने के लिए इस व्यवस्था को कानून में जगह दी गई है, लेकिन ये राहत कितनों को नसीब होती है और कितनी आसानी से मिलती है, ये बड़ा सवाल आज भी है। जमानत का विरोध प्रोसिक्यूशन या पुलिस या जांच एजेंसियां करती हैं और बचाव पक्ष आरोपी की तरफ से दलीलें देकर बेल की मांग को जायज ठहराने की कोशिश करता है। ये खींचतान आरोपी के संवैधानिक अधिकार और ट्रायल की कानूनी जरूरत के बीच होता है। बहुत हद तक ये मामला फिर मानवाधिकार से भी जुड़ जाता है। जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। इस कानूनी सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम बलचंद उर्फ बलिया के एक ऐतिहासिक फैसले में प्रतिपादित किया था, लेकिन इस फैसले की आत्मा को शायद आज भुला दिया गया है। गौर करने की बात है कि जमानत शब्द को सीआरपीसी 1973 में स्पष्ट रूप से परिभाषित ही नहीं किया गया। जमानत का प्राथमिक उद्देश्य मुकदमे के दौरान अदालत के समक्ष और मुकदमे के दौरान पूछताछ और जांच के लिए जांच एजेंसियों के समक्ष आरोपी की उपस्थिति को सुरक्षित करना है। वहीं बेल काफी हद तक बेंच के न्यायिक विवेकाधिकार पर भी निर्भर करता है, लेकिन मुचलके की राशि नहीं दे पाने वाले गरीब व्यक्ति को भी जेल में रखना गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से निर्देश रहा है, स्टैंड रहा है। जस्टिस पीएन भगवती ने हुसैन आरा खातून मामले में जोर देकर कहा था कि जमानत याचिका की जल्द सुनवाई भले ही संविधान में उल्लेखित न हो, लेकिन इसे अनुच्छेद 21 के तहत इस हक को स्थापित किया जाना जरूरी है और ये इसी के तहत स्थापित होता है। वैसे जमीनी हालात इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये सवाल आज भी है। विधि आयोग ने अपनी 268वीं रिपोर्ट में कहा कि देश भर की जेलों में भीड़ भाड़ का एक कारण जमानत प्रणाली में असंगति भी है। सीआरपीसी की धारा 437A में प्रावधान है कि मुकदमे की सुनवाई और अपील के निपटान से पहले अदालत को आरोपी व्यक्ति को जमानतदार के साथ जमानत बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। आयोग ने यह कहते हुए इस धारा की आलोचना की कि जहां व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है लेकिन जमानत देने में सक्षम नहीं है, वहां उसे रिहा कराने की गुंजाइश किस तरह से हो। यानी कि धारा 437A पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। लगभग 70% विचाराधीन कैदी कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं। ऐसे में जमानती बॉन्ड की शर्त लगाना कितना तर्कसंगत हो सकता है। शक्तिशाली जो है, अमीर और प्रभावशाली वर्ग के जो लोग हैं, कुछ ही समय में तुरंत उन्हें जमानत मिल जाती है क्योंकि उनके पास जमानती लोग होते हैं, जबकि गरीब है, वंचित है, दलित जो है वो जमानत से इनकार करने के कारण वर्षों तक जेल में बंद रहते हैं, हालांकि उन पर दोष सिद्ध न हुआ हो तो भी। अपने फैसलों से जमानत प्रक्रिया को और न्याय संगत बनाने की कोशिश में लगा सुप्रीम कोर्ट ने कई व्यवस्थाएं दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जेल अधिकारियों तक बेल ऑर्डर पहुंचने में देरी को भी एक गंभीर कमी बताया था और कहा था कि इस समस्या से हर विचाराधीन कैदी की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। यही नहीं, जमानत के जो नियम हैं वो कई राज्यों में नियम से ज्यादा मैं कह सकती हूँ जो प्रैक्टिस है, जो तरीका रहा है, वो कई राज्यों में अलग अलग रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां जो सशर्त जमानत दी जाती है उसे 90 दिनों की जमानत दी जाती है। अब इसको भी समझने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस रमन्ना ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की थी कि जमानत मतलब जमानत है, इसको कुछ खास दिनों के लिए दिया जाना ये कहां तक तर्कसंगत हो सकता है। जमानत की अहमियत को देखते हुए इस साल की शुरुआत में ही सीजीआई रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगरा सेंट्रल जेल से 13 कैदियों की रिहाई में देरी का संज्ञान लिया था और प्रमाणित ऑर्डर कॉपी का इंतजार न करने को कहा था। जमानत के पेच सीआरपीसी तक ही उलझे हुए नहीं है। यदि इसे समझने की हम कोशिश करें तो इसमें यूएपीए, पीएमएलए और एनडीपीएस अन्य कानून में भी जमानत मिलने की प्रक्रिया सरल नहीं है। पहले भी कुछ इसी तरह का मामला होता आया था।
तीनों ही, अभी फिलहाल की बात करें तो तीनों ही कानूनों में आरोपी को तब तक दोषी माना गया है जब तक वह उसकी बेगुनाही यानी प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाता। ये कानून की जो मूल अवधारणा है हमारे यहाँ उसके उलट है, जिसमें हम आरोपी को दोष सिद्धि तक बेगुनाह मानते हैं। इन तीनों कानूनों में, इससे पहले टाडा में भी ये प्रावधान रहा था, मकोका में भी ये प्रावधान रहा था। इससे इन कानूनों के तहत आरोपी बनाए गए व्यक्ति की जमानत मुश्किल हो जाती है। संजय दत्त का मामला इसी तरह का मामला रहा। यूएपीए कानून के सेक्शन 43D2 के तहत पुलिस हिरासत के समय को दोगुना तक बढ़ा सकती है। यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज होने पर अग्रिम जमानत तक नहीं मिलती है। यूएपीए कानून के सेक्शन 43D5 के तहत अगर प्रथम दृष्टया उस पर केस बनता है जो आरोपी है, तो अदालत भी उसे जमानत नहीं दे सकती। वैसे यूएपीए की धारा 43D5 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कहा कि इस धारा के प्रावधान अदालतों के अधिकार से ऊपर नहीं है, जिसके तहत अदालतें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जमानत दे सकती हैं। लेकिन अभी यूएपीए के ये जो धाराएं हैं, शायद पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में लाई गई, खासकर जांच एजेंसियों के द्वारा। दिल्ली दंगे और सीएए प्रदर्शन के दौरान भी जमानत पर जंग देखी गई। प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने जमानत नहीं मिलने की जीतोड़ कोशिश की। जब जून 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तनखा को जमानत दी, तब दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूरे आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए को ही पलट दिया है, जिसका अखिल भारतीय प्रभाव हो सकता है। आज जमानत की जंग अक्सर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। ट्रायल कोर्ट से बेल मिलती नहीं और हाई कोर्ट से निराशा मिलने पर लोग सर्वोच्च अदालत का रुख करने लगते हैं। इन्हीं हालातों के मद्देनजर जमानत पर जो अर्णब गोस्वामी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को संदेश दिया कि वे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करें और उसके लिए शायद पहली सीढ़ी जमानत ही है। जाहिर है कि चाहे कानून कोई भी हो, आरोपियों के लिए जमानत मिलना फिर भी आसान नहीं है। न्यायिक सुधारों में जमानत प्रक्रिया में सुधार शायद सबसे आगे आता है। इसे न्याय संगत बनाना होगा और मानवता के जो पहलू हैं उन्हें भी इसमें समावेशित करना होगा। आज जमानत के तमाम पेचों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इसके लिए विशिष्ट पैनल भी है जो बेल व्यवस्था का विश्लेषण करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो हमने आपको पूरे आंकड़े बताए हैं वो जाहिर सी बात है कि बहुत चौंकाने वाले हैं। जमानत हर कैदी का अधिकार है। किसी भी कैदी को जमानत नहीं देना उसके मानव अधिकार का हनन है। इन बातों के लिए भले ही संविधान का हवाला दिया जाता हो, लेकिन जमीनी हालात में बेल की कानूनी कार्रवाई कैदियों पर भारी पड़ी है। गरीब और गैर रसूखदार कैदी तो और भी प्रभावित हैं। वर्तमान बेल प्रणाली में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। बेल प्रक्रिया की खामियों से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी चिंतित दिखे। उन्होंने जेल के अधिकारियों तक बेल ऑर्डर पहुंचाने में देरी को बहुत गंभीर कमी करार दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि ये हर अंडर ट्रायल कैदी की मानव स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। Bail orders, for instance, are communicated as soon as they are made from the place where they are communicated to the jails for immediate implementation. This is a very serious deficiency in our system. The delay in the communication of bail orders, which we need to address on a war footing, really, because this touches upon the human liberty of every under trial, or for that matter, a convict who has got a suspension of sentence under Section 389 of the CRPC. अदालतें भी बेल की अहमियत को समझती रही हैं और वक्त वक्त पर अपने फैसले से जमानत प्रक्रिया पर ठोस निर्णय और महत्वपूर्ण टिप्पणियां करती रही हैं। आइए नजर डालते हैं जमानत पर दिए गए कुछ अहम अदालती फैसलों पर। स्टेट राजस्थान वर्सेस बालचंद, सामान्य नियम, जमानत है और जेल नहीं। नसरीम हुलू वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
जमानत आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अस्पष्ट विषय है। बेल हद तक बेंच के न्यायिक विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सीताराम पोपट वेटल। जमानत आरोपों की प्रकृति, दोष की गंभीरता, सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को धमकी की आशंका पर निर्भर है। होशनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी। शीर्ष अदालत ने एक मिसाल कायम तब की जब उसने कहा था कि व्यक्तिगत मुचलके पर यानी बिना जमानत के प्री ट्रायल रिलीज हो सकता है। मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मुचलके की राशि नहीं दे पाने वाले गरीब व्यक्ति को भी जेल में रखना गलत है। अजीत पाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो गरीब है। जाहिर है कि अदालतें बंदियों के अधिकार को लेकर चिंतित हैं। आज जब अमीरों और रसूखदारों को गरीबों की तुलना में ज्यादा जल्दी बेल मिलती दिख जाती है और जेल में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे वक्त में जमानत की न्यायिक प्रणाली में सुधार लाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ जो खास पैनल है उनसे एक बार रूबरू करा दूं आपको। हमारे साथ जस्टिस भंवर सिंह, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूद हैं। हमारे साथ अक्षय शर्मा है, अधिवक्ता, हम और साथ ही हमारे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। सबसे पहले जस्टिस भंवर सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरी चर्चा उत्तर प्रदेश से ही चल रही थी। उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि जहां पर हम जो सशर्त जमानत देते हैं वो 90 दिन की जमानत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा कि ये 90 दिन की जमानत क्या होता है, जमानत या तो है या तो नहीं है। 90 दिन की जमानत होने के बाद जाहिर सी बात है कि जो जमानत पे होता है वो आने वाले दिनों के लिए भी जमानत मांगता है, फिर वो हाई कोर्ट जाती है, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आता है, फिर पेंडेंसी भी बढ़ती है। आपको लगता है कि ये इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में मामले को उलझाती है और बेल जैसी जो प्रावधान है हमारे यहाँ वो अभी भी इसमें बहुत सुधार की जरूरत है? ये कानून में बहुत उदारीकरण होना चाहिए और जो ये 90 दिन बेल इख्तियार में है कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से बेल को ग्रांट कर सके। जी, ये बात अलग है कि ऐसी कंडीशन लगा देना हर मामले में उचित नहीं होगा। अगर जो मामले है जिसमें मुलजिम के भाग जाने की का रिस्क रहता है या डर रहता है, उसमें ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं। जहाँ तक उदारीकरण की बात है कि हमारे देश में सभी जगह कानून तो बेल का वही है और उसमें ज्यादातर जो जेल में रहते हैं उनको ज्यादातर को बेल पे नहीं छोड़ा जाता और उसका कारण भी होता है कि कुछ कानून भी ऐसे हैं कि यदि विटनेस को टेम्पर करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए जो है मुलजिम प्रयास करता है तो ऐसे में बेल ग्रांट नहीं की जा सकती है जी। मगर जहाँ तक मैं एक पूरे ही उस पे अपना मत देना चाहूंगा कि जैसे इन्वेस्टिगेशन का मामला इंस्पेक्टर के ऊपर छोड़ा जाता है जी। और संगीन कितना भी मुकदमा हो एक्सेप्ट डावरी लॉज वगैरह, जहाँ पे डीवाईएसपी यानी जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के लोग होते हैं उनको अख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें, मगर बाकी ज्यादातर केसेस में इंस्पेक्टर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे देश में इस वक्त पुलिस की व्यवस्था और न्यायिक जिले की व्यवस्था दोनों में ही बहुत सुधार, चूल-मूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है। मेरा मत है कि पुलिस में जो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ऊंचा करना चाहिए जी। वो जो प्रोविंशियल पुलिस
उनको इन्वेस्टिगेशन का अख्तियार देना चाहिए। और जो संगीन मामले हैं उनमें तो मैं चाहूंगा कि आईपीएस ऑफिसर्स को जो है ये अख्तियार होना चाहिए ताकि वो निर्दोष को ना पकड़े। हाँ। उनकी कार्रवाई में जो है एक इस बात का उम्मीद रहेगी, इस बात की उम्मीद रहेगी कि वो ज्यादा निष्पक्ष होंगे जी। और उसी तरीके से जिला स्तर में जो आज के डेट में मजिस्ट्रेट, सेशन जज के अख्तियार में चीजें हैं, मेरा अपना अनुभव भी है और जिले के ज्यादातर ऑफिसर्स कैरियर माइंडेड होते हैं, अपने कैरियर को बचाने के लिए वो बेल खारिज कर देते, बिना माइंड अप्लाई किए हुए बेल को अक्सर खारिज कर दिया जाता है, जो एक बहुत ही अन्याय की बात है। इसलिए मेरा मत है कि बेल का मसला और ट्रायल का मसला ये ऊंचे से ऊंचे जजों को देना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है यदि बेल पहली ही बेल हाईकोर्ट में पड़े और 2 जज उसको सुने बजाय 1 जज के, तो न्याय की बहुत उम्मीद होगी। बेल में जो है माइंड अप्लाई किया जाएगा, किस सर्कमस्टांसिस में अपराध हुआ है, मुलजिम जिसके खिलाफ अपराध का चार्ज लगाया गया है उसकी क्या बैकग्राउंड है जी, और उसकी समाज में क्या उसकी पोजीशन है जी, सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेल अलाउ की जाती है। बिल्कुल। ये मजिस्ट्रेट जी यहाँ पर हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी मौजूद हैं। जो आपने बात कही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की, जस्टिस भंवर सिंह, वहां से बात आगे बढ़ाना चाहूंगी। विक्रम सिंह जी, बेल का जो मसला है उसमें जो मुख्य भूमिका एक आ जाती है वो है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। अक्सर हमने ये देखा है कि जो पुलिस है वो आरोपियों के खिलाफ भारी भरकम चार्जशीट बनाती है जिससे उन्हें जमानत न मिले या मुश्किलें खड़ी हों। ये अलग बात है कि अक्सर ये भी होता है कि अदालती कार्रवाई में वो सारे चार्जशीट जो है वो आरोप ठहर नहीं पाते, लेकिन खासकर ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब होता है या उतना बड़ा शायद उतना बड़ा गुनाह उसका नहीं है, उसकी भी चार्जशीट इतनी भारी भरकम हो जाती है कि और उसके पास कोई जमानत देने वाला भी नहीं होता कि वो इस कमी की वजह से वो जेल में ही सड़ता रहता है। आपको क्या लगता है कि पुलिस को भी इस जो बेल का मसला है उसको लेकर कहीं ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है और बस खाना पूर्ति जो अभी तक होती आई है उस पर कहीं और सोचने की और सुधारने की जरूरत है? राजश्री जी नमस्कार। बड़ा सारगर्भित वक्तव्य जस्टिस भंवर सिंह साहब ने दिया है और आपने प्रारंभिक संबोधन में ही कह दिया था। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने राजस्थान बनाम बालचंद के प्रकरण का जब बेल नॉट जेल, ये उन प्रकरणों से है जो 7 साल से ऊपर की जहां सजा है, 7 साल से कम में बेल नॉट जेल, और 3 साल से कम की जो सजा वाले अपराध है वहां सामान्यतः बेल ही होनी चाहिए। क्या कारण है कि आज लगभग 1 लाख प्रकरण हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है बेल के और लगभग 2 लाख ट्रायल कोर्ट में, 1 लाख हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 2 लाख ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है जमानत के। इसके अलावा जो आप देखें कि गरीब आदमी का आपने प्रश्न उठाया और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में अनावश्यक रूप से वो चार्जेस डाल देते हैं। अब मैं आपके सामने हाल की घटना बताता हूँ। आर्यन खान की गिरफ्तारी, जमानत 21 दिन बाद। भारती सिंह और उनके पति हर्ष 87 ग्राम गांजे के साथ पकड़े गए, जमानत 2 दिन में। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभित बिना किसी बरामदगी के गिरफ्तार हुए, जमानत 3 महीने बाद। तो किसी तरह की जगह जहां बरामदगी है वहां 2 दिन में बेल, जहां बरामदगी नहीं है इन कारणों से आपने ऐसे चार्जेस डाल दिए। ये चीजें पारदर्शी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। और हमारे यहाँ एक और कुप्रथा है, मैं आपको बता दूं बड़ी ईमानदारी के साथ, जहां जमानत हो सकती है, जहां बेलेबल ऑफेंसेस भी हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने बड़ी कारगुजारी कर दी और हमने आरोपी को जेल भेज दिया, तो हम जीडी में एंट्री क्या कर देते हैं, और उसके लिए मैं भी दोषी हूँ। जमानत लेने से कासिर है, ये उर्दू का शब्द है कि ये इसके पास संसाधन नहीं जमानत लेने के लिए, इसलिए इसके अभाव में हम इसको जेल भेज रहे हैं। ये बेलेबल ऑफेंसेस में भी हम यही लिखते, एक स्टैंडर्ड परिपाटी है। इसके अलावा कोविड के उल्लंघन में आपने देखा होगा धारा 151 सीआरपीसी में 2 लाख केसेस, ये तो संतोष का विषय कि वो 2 लाख केसेस सरकार ने वापस ले लिए और इसमें कितने लोग जेल गए होंगे, कितने लोग अकारण जेल में रहे होंगे, बिना जमानत में रहे होंगे, ये भी विचार नहीं है राष्ट्रीय जी। इसलिए पूरे स्ट्रक्चर को आपने 437 ए सीआरपीसी की बात की, मानवाधिकार की बात की, अनुच्छेद
22(2) के अंतर्गत ये मौलिक हमारे मानवाधिकार से है। आपने जस्टिस चंद्रचूड़ के बस वक्तव्य के बारे में कहा, जो अर्नब गोस्वामी के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक और कोर्ट पहले रिस्पॉन्डर है व्यक्तिगत लिबर्टी को लेकर के। तो इसके बारे में गंभीरता हमारे विवेचकों को, आईपीएस और पुलिस अधिकारी के जो नेतृत्व है उसको देखना होगा कि जो नियम है हमारे, जस्टिस वेंकट चलैया ने 1994 में गिरफ्तारी के बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए थे, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार ने अपने पूरे दिशा निर्देश ने सभी थानों को, पुलिस बलों को दिया, लेकिन हम उसका पालन दुर्भाग्य से कर नहीं रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसका अक्षरशः पालन करें, जनहित में करें, और ये संवैधानिक उत्तरदायित्व विभाग का। राशि जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है विक्रम सिंह जी। अक्षय शर्मा से मैं जरूर ये बात पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि जाहिर सी बात है कि पुलिस बहुत सारी चीजों में जहां पर सुधार की जरूरत है वहां उसको अभी सुधार करना पड़ेगा, और न्यायिक प्रक्रिया में भी। लेकिन कुछ खास जो कानून है अक्षय, उसमें मैं यूएपीए की जो बात अभी कर रही थी, शायद सबसे ज्यादा हाल फिलहाल में उसकी प्रैक्टिस की गई है। 43D(2) के तहत जो पुलिस हिरासत के समय को दोगुना तक बढ़ा सकती है। एक तरह से इसके पहले टाडा देखा हमने, मकोका देखा, इस तरह का हमेशा कोई ना कोई एक कानून ऐसा होता है जो पुलिस को असंभावित शक्तियां देता है, खासकर किसी की जमानत, किसी की बेल को रोकने के लिए। अब यूएपीए के जो तहत जो केस है उसमें अगर ये केस इस तरह से दर्ज हुआ है तो जमानत, अग्रिम जमानत तक नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा कि ये कोई भी कानून हो, वो अदालतें जो हैं वो इस तरह के जो कानून है वो मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते, और अदालतें जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई इस तरह का कोई आदेश, कोई इस तरह की कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होने दे सकती। अब आखिर ये पेच इतना खतरनाक क्यों है, ये हर एक व्यक्ति जरूर समझना चाहता है। जहां आरोपी निकल भी नहीं सकता, यहाँ तक कि भीमा कोरेगांव का जो मामला था जिसमें फादर स्टैन की अंततः मौत ही हो गई जेल के अंदर। आखिर इतना खतरनाक इस तरह की चीजों को क्यों हमें रखने की जरूरत है, जो हमारी मूल जो प्रणाली है न्याय की, उसके खिलाफ दिखती है कम से कम? मुझे लगता है कि इस सारे प्रकरण में हमें कहीं ना कहीं बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। अगर हम बेल के सिद्धांत को समझें तो मूलभूत सिद्धांत जो हमारे जुडिशियल सिस्टम का है वो ये है कि किसी को भी तब तक कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए जब तक उसके ऊपर कोई अपराध साबित न हो गया। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब तक केस चल रहा है उसको बेल मिलनी चाहिए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो बिना अपराध साबित हुए उनको सजा नहीं मिलेगी, दूसरे उनको मौका मिलेगा कि वो अपने अपराध जो उन पर इम्पोज किया गया उसको गलत भी साबित कर सके, या अपने आप को इनोसेंट साबित करते हैं। ये सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट है और समय समय पर हमारी ये भी कहा गया कि देखिए, पावर टू अरेस्ट एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन एक जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट भी होना चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उनको सेंसिटाइज करना जरूरी है कि एक ऑफेंस को रिपोर्ट करते ही आपके पास अरेस्ट करने की पावर तो आ गई, लेकिन क्या आपकी अरेस्ट जस्टिफाइड है? तो इसी तरह से और भी गाइडलाइंस आई आगे, बल्कि आपको मैं बताऊं आगे 41A आया हमारा सीआरपीसी, जिसमें यहाँ तक कह दिया कि जो धाराएं अपराध जिसमें 7 साल तक की सजा है उसमें प्राइमा फेसाई अरेस्ट करना ही नहीं है आपको जब तक कि जस्टिफाई ना कर दे और जब तक कि सीनियर ऑफिसर से उसमें सैंक्शन न ले लें। इसके अलावा ओवर क्राउडेड जेल्स वगैरह को देखते हुए भी कुछ रिलैक्सेशन रखे गए, मास रिलीजेस वगैरह भी की गई। लेकिन जब हम इस तरह के कानून को देखते हैं, जैसे एनडीपीएस देखते हैं, यूएपीए देखते हैं, इसमें उन्हीं सिद्धांत पर चोट लगती है, क्योंकि हम मान रहे हैं प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनटिल प्रूव्ड गिल्टी। लेकिन जब इस तरह के कानून में कुछ एक प्रिजम्पशन साथ में आ जाती है, ये मान लिया जाता है, जैसे एनडीपीएस की बात करें, ये मान लिया जाता है कि अगर ये क्वांटिटी आपके पास से मिली है तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है प्रूव करना कि ये मिली है, बल्कि आपको प्रूव करना होगा कि ये मेरे पास से नहीं मिली। यहाँ पर जो वो गिल्टी साबित करना आसान हो जाता है, यहीं पर वो बेल का सिद्धांत भी आड़े आता है। वो बेल
मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही यूएपीए में भी है कि प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये साबित करना है कि प्राइमा फसाई आपका केस बन रहा है। अब आप ये देखिए, शुरू में ही ऑफेंस को इम्पोज करते ही अरेस्ट कर लिया, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, केवल एलिगेशन है। अब उस एलिगेशन में ही अगर बेल की स्टेज पे आप सिर्फ ये डिस्कस करें कि प्राइमा फसाई ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, इन्वेस्टिगेशन तो कोई है नहीं, सपोर्टिंग एविडेंस तो कोई है नहीं, लेकिन सिर्फ एलिगेशन है। हाँ। अब हम सिर्फ एलिगेशन पर देख रहे हैं कि प्राइमा फसाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ। इसमें ये एक तरह से जाती हो जाती है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सेंसिटाइज होना चाहिए, बल्कि इम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस, क्योंकि ऑफेंस को इम्पोज करते ही एक मशीनरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, इम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस इतना आसान नहीं होना चाहिए। जितना गंभीर आप ऑफेंस बना रहे हैं, उसको साबित करना जितना आसान बना रहे हैं, उतनी ही जिम्मेदारी है एक एक्यूज के अधिकारों को देखते हुए उस ऑफेंस को इम्पोज करना उसका मुश्किल होना चाहिए। बिल्कुल, हो सकता है कि किसी एक स्टेज पे हम ये भी सोचें कि इम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस के टाइम पर भी कहीं ना कहीं जुडिशियल स्क्रूटनी हो, या वहाँ पर उसी स्टेज पर वो सुनवाई हो। बिल्कुल, कि क्या ये ऑफेंस इम्पोज होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और अब जस्टिस भगवत सिंह, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आ जाता है, जैसा कि विक्रम सिंह जी ने भी जो एनडीपीएस एक्ट है हमारा, बहुत सारे ऐसे यूएपीए की हमने चर्चा की कि जहाँ पे जो जिसको मूल सिद्धांत कहा जाए बेल का, उसके खिलाफ ये सारे कानून दिखते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। पहला तो इसी सिरे को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे कि विक्रम सिंह जी ने उदाहरण दिया, जस्टिस भगवत सिंह, कि एक ही अपराध है ऑलमोस्ट, और शायद एक ही एक्ट भी लगा होगा, लेकिन किसी को जमानत 2 दिन में मिलती है, किसी को 21 दिन में मिलती है, किसी को 3 महीने बाद मिलती है। क्या आपको लगता है कि अदालतें, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां तो हो जाती हैं वीआईपी सिंड्रोम से पीड़ित, क्या अदालतें भी वीआईपी सिंड्रोम से पीड़ित होती हैं? और एक ऐसा खासकर निचली अदालतें जो हैं वो डरती हैं कि अगर ये मामला इतना मीडिया में आ चुका है, इतना उछल चुका है, और अगर बेल तुरंत मिल गया तो कहीं ये मैसेज गलत न जाए, इसलिए वो इस तरह के मामलों में भी बहुत सारी चीज़ों की अनदेखी कर देती है। आपको ऐसा लगता है? पहला तो सर सवाल ये है, उसके बाद में दूसरे सवाल पर आऊंगी। जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, और ये कई मायनों में जो है साबित भी हुआ है कि अदालतें जो स्पेशल एक्ट्स हैं, यानी स्पेशल एक्ट में भी ये प्राविधान है कि यदि कोई एविडेंस प्राइमा फेसाई किसी अपराध पे करने की है ही नहीं, तो उसमें बेल ऐसे केसेस में भी, स्पेशल केसेस में भी देनी चाहिए और दे देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के मेरे ख्याल सैकड़ों ऐसी नजीरें हैं जिसमें ये कहा गया है, जैसे शुरू में भी आया कि बेल नॉट जेल इज द रूल। ये राजस्थान वर्सेस बालचंद के केस में जो बेल 25 डाली थी, जिन्होंने पूरे क्रिमिनल लॉ में बहुत परिवर्तन की सलाह दी थी। उन्होंने लिखा, ईसा से बेल वॉज द रूल, यूनाइटेड किंगडम में बेल वॉज द रूल, मेडिवियल पीरियड में भी इनका ही प्राविधान था। और हमारे यहाँ भी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, वो उसमें इतनी वाइड डिस्क्रिप्शन दे दी गई है अदालतों को कि वो उसमें किसी भी छोटी से छोटी आधार पर बेल खारिज कर देते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अपना करियर बचाने के लिए, ताकि मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस के उनके खिलाफ जांच ना हो जाए। और मैंने पहले भी अपना मत व्यक्त किया है कि हाई कोर्ट का भी जो इंटरफेरेंस है जुडिशियल मैटर में नहीं है, मगर किसी बड़े हाई फाई केस में बेल हो जाती है या उसमें एक्विटल हो जाता है, तो उसमें हाई कोर्ट के पास अगर कोई कंप्लेंट पहुंच गई तो ऑफिसर के खिलाफ जांच शुरू हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो सेफेस्ट कोर्स है कि मामला मैंने देखा है, बेल ऑर्डर जब मैं हाई कोर्ट में था तो मेरे सामने बेल ऑर्डर आया करते थे, सेशन जजेस लिखते थे मामला गंभीर है, बेल खारिज की जाती है। ये तो कोई आदेश ही नहीं हुआ। बिल्कुल, हाँ। तो मतलब साफ है कि इसमें
सेशन जज ने एक अपना डर रखते हुए कि हाई कोर्ट हमारे खिलाफ कहीं जांच का ऑर्डर ना दे दे, या मीडिया ने इतना हाई क्रिएट किया हुआ है पहले से ही, इतना हाई फाई केस हो गया है। ऐसे में आपको लगता है जस्टिस भवर सिंह की ऐसे जो मामले हैं खासकर उन कानूनों के तहत जो हैं जहां पर बेल की कोई प्रावधान नहीं है, एक तरह से देखा जाए मतलब आसान प्रावधान नहीं है, प्रावधान तो है पर आसान प्रावधान नहीं है, खासकर एनडीपीएस एक्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, यूएपीए की बात कर रही हूँ, अगर इस तरह के आरोप हैं, इन एक्ट के तहत अगर आरोप हैं, तो इसके बेल की सुनवाई क्या आपको लगता है कि ट्रायल के बदले या तो कोई स्पेशल कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट से ही शुरू होनी चाहिए, ताकि जो नीचे जो पीड़ितों को जो एक सफरिंग झेलनी पड़ती है, जो दुख झेलना पड़ता है, वो उससे बचा जा सके? क्या ये एक उपाय हो सकता है? ज्यादातर यूपीए या टाडा पहले जो थे, या टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट हैं, इन सब में एक स्पेशल प्रोविजन होता है कि बेल तभी हो केवल जब प्राइमा फेसाई कुछ भी उनके खिलाफ ना हो जी। और ये कह देना कि प्राइमा फेसाई कुछ नहीं है किसी भी कोर्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा जी, क्योंकि सारी एविडेंस एकदम कोर्ट में आती भी नहीं है। मगर यदि हम अपने न्यायिक व्यवस्था में, जैसे मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम स्पेशल कोर्ट में जो है यूपीए के अंतर्गत जो है एक सेशन जज की कोर्ट कर देते हैं, उनको नॉमिनेट कर देते हैं। इसमें मुझे याद है कि जो जब बम्बई में राइट्स हुए थे, टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, तो उसमें जो है एक हाई कोर्ट जज को स्पेशल नॉमिनेट किया गया, और ऐसे ही स्पेशल जजेस जो हों वो हाई कोर्ट के होने चाहिए। और एक सवाल जरूर करता है, मैं खुद ही उसको महसूस करता हूँ कि यदि बेल हाई कोर्ट के स्तर पर जाएगी तो काम बहुत बढ़ेगा, तो काम ही तो बढ़ेगा, न्यायिक व्यवस्था में तो सुधार होगा। अगर मान लिया जैसे यूपीए के अंदर जो है अपील जज इस वक्त सेशन जज रैंक का होता है, 10 साल की सर्विस है, 11-12 साल की सर्विस है, वो अपनी सर्विस को ज्यादा सोचता है, उसका उद्देश्य न्याय कम करना होता है, बल्कि क्या उद्देश्य होता है कि मैं सेफेस्ट रास्ते से चलूं। जी, और बिल्कुल। न्यायिक व्यवस्था की बहुत ही खराब स्थिति है। जी, विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक जो बड़ा मामला आया दिल्ली पुलिस का, यूएपीए पे अगर बात हो रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए सीए प्रदर्शन केस में जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र जो था आसिफ इकबाल तन्हा, उसको जब जमानत दी, तो दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था, वो मैं उनको कोट कर रही हूँ, कि 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूरे आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए को उलट दिया है, जिसका अखिल भारतीय प्रभाव हो सकता है। इन हालातों में जो न्यायपालिका बनाम पुलिस के जो एक हालात बनते दिखे, जिसमें पुलिस पर कहीं ज्यादा एक तरह से प्रेशर रहा, दबाव रहा कि यूएपीए के जो सख्त प्रावधान थे उसको लेकर पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की और जमानत की पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से बार बार बाधित करने की कोशिश की गई, आपको ऐसा लगता है कि जो एजेंसीज हैं, खासकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं, वो इन प्रावधानों के पीछे की जो मूल भावना है उसको समझ पाती हैं और इस हद तक नहीं आगे बढ़ जाती जहां पे मानवाधिकार का हनन शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि कानून का पालन हो? राशि जी, आपके प्रारंभिक संबोधन में और जस्टिस भंवर सिंह साहब के पहले सेगमेंट के संबोधन में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि पुलिस के नेतृत्व और लीडरशिप आईपीएस ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि विवेचना की गुणवत्ता और उसकी पवित्रता बनी रहे। और अगर मनमाने तरीके से चौकी इंचार्ज थाना अध्यक्ष के स्तर पे ही निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ यूएपीए लगना, किसको विरुद्ध करना है, तो ये मान के चलिए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होना है। दिल्ली की जिस केस के बारे में आपने कहा, और इस किरकिरी के बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को बुला करके ब्रीफ किया कि कितना अकाट्य साक्ष्य इन तीनों के खिलाफ था, बावजूद इसके इनकी जमानत हो गई। तो हमने भी यही प्रश्न किया, अगर अकाट्य साक्ष्य है, जो कि मैं सहमत हूं आपसे, तो इसके प्रस्तुतिकरण में, प्रोसिक्यूशन में आप अगर रुचि ले लेते तो ये जुर्म नहीं देखना पड़ता। और कम से कम अगर आप संतुष्ट हैं अपने अंतर्मन से भी कानूनी तौर पे कि आपकी गिरफ्तारी सही थी, तो न्यायालय में भी आपको अधकचरे तरीके से अपने मामले को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था। बहरहाल
उच्च न्यायालय से जमानत हुई, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में जा करके कुछ ऐसी बातें हुई जो कि कदाचित न हो तो देश के लिए ये ज्यादा अच्छा रहता। बहरहाल, लेकिन आपका जो प्रश्न है, पुलिस के नेतृत्व को ये देखना पड़ेगा कि मनमाने तरीके से यूएपीए का ये वो चीज है, इसको जैसे कहना चाहिए कि कोरामीन और स्टेरॉइड का इस्तेमाल जब तक कोई चीज बिल्कुल ही परम आवश्यक न हो तब तक यूएपीए का, एनएसए का और इस तरीके के एक्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना यही होगा, इम्यूनिटी आ जाएगी और लोग फिर डरेंगे नहीं और उसका मनमाने तरीके से मिसयूज होगा। मैं यूज नहीं कह रहा हूँ राष्ट्रीय जी, मिसयूज होगा, जो कि कदाचित कई दफा हुआ है और नहीं होना चाहिए था। इसलिए पुलिस के नेतृत्व, शासन, प्रशासन को इसके लिए निहित है कि एनएसए में तो यहाँ तक है जब तक डीएम अनुमोदन नहीं होगा, निरुद्ध आदेश जारी नहीं होगा, चेक्स एंड बैलेंस सभी एक्ट्स में है, लेकिन जो नेतृत्व इसको करना चाहिए कि इसी पूर्वाग्रह से, मनमाने तरीके से, मनगढ़ंत आरोप से, प्रेस रिलीज देने से हल्के फुल्के आरोपों के ऊपर यूएपीए और एनएसए की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्ट बने हैं निरुद्ध आदेश के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर आप सिलेक्टिवली, मैं 1% भी नहीं कह रहा हूँ, 0.05% अगर आप इस्तेमाल करें कोई शिकायत नहीं हुई, अगर गुणवत्ता आपके केस में है, लेकिन गुणवत्ता अगर नहीं है तो न्यायालय तो हस्तक्षेप करेंगे ही, मीडिया आलोचना करेगा ही और पुलिस की विवेचना की किरकिरी होगी। राष्ट्रीय जी जी बिल्कुल। जस्टिस भंवर सिंह, अब जब बेल की बात आती है, इस प्रणाली की बात आती है, तो एक आम व्यक्ति होने के नाते हम लोगों ने अक्सर सुना है बेल बॉन्ड की, जमानत के लिए पैसे नहीं है, और इस जमानत प्रणाली में यदि हम देखें, मैं गरीबों की बात करती हूँ, उनका पक्ष जरूर रखना चाहूंगी। जो बड़े लोग हैं वो बड़े वकील रख लेते हैं, उनके पास जमानत के लिए लोग भी होते हैं, जमानत देने के लिए उनके पास पैसे भी होते हैं। हालांकि जो विधि आयोग की रिपोर्ट की जो हमने बात की थी अभी, उसमें जो 268वीं रिपोर्ट है, उसमें सेक्शन 437A के बदलाव की सिफारिश की गई। उसके बाद अगर उसके और आगे बढ़ें तो हमने ये भी देखा है कि जो जमानत की राशि है वो अक्सर इतनी ज़्यादा होती है, अनुचित होती है, बहुत हद तक ये कहा जाए, या मनमानी होती है कि जो गरीब जनता है वो तो शायद उस राशि को जुटा ही न सके। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये मौलिक अधिकारों का 21A का भी हनन हो जाता है और यहाँ पर एक बड़े बदलाव की संभावना हम देख रहे हैं? 1983 में मैम रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस हुआ जिसमें सारे मुलजिमान मर्डर के केस में बरी हो गए। कोई एविडेंस उनके खिलाफ नहीं मिली। जितने एविडेंस जितने विटनेसेस एग्जामिन हुए सबने मुलजिमान के फेवर में बयान दिया। नतीजा ये हुआ कि सेशंस जज को ऑर्डर एक्विटल का पास करना पड़ा जी। और जिस केस में मतलब जहां एक्विटल हो रहा है वहां फिर भी अदालत ने इतना अच्छा जजमेंट तो दिया, मगर उसमें भारी भरकम जो है श्योरिटीज की शर्त लगा दी कि साहब अगर हाई कोर्ट में अपील होगी तो आप जो है वहां अपीयर होंगे। ये एक ऐसा प्रोविजन है, मगर ऐसे केस में इतनी भारी श्योरिटीज मांग लेना ये न्यायोचित नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में फिर कंपनसेटरी जूरिस्प्रूडेंस का एक रूल बनाने की, लॉ बनाने की सलाह दी कि यदि ऐसे केस में आदमी की पर्सनल लिबर्टी का हनन हो रहा है या बेल के मामले में ऐसे हनन हो रहा है तो उसको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है। तो वाकई जो है जो हैवी सिक्योरिटीज मांगते हैं, जस्टिस भगवती ने एक केस में कहा था सुभाष बत्रा वर्सेस उसमें कि माइंड सेट ऑफ ए जज शुड बी जुडिशियस एंड नॉट कैप्रिशियस। और ऐसे केसेस में जो है जहां मुलजिमान गरीब है और मुझे याद पड़ रहा है एक केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा तो संविधान ही शुरू होता है कि वी द पीपल ऑफ, ये मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय जो है बेल कैप्रिशियसली रिजेक्ट कर देते हैं। यदि हम अपना प्रियम्बल पढ़ें, यानी शुरुआत ही करें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की, तो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी का मतलब उन्होंने बताया कि वी का मतलब है पेवमेंट ड्वेलर, दर्जी, लेबरर,
जो वो 10,000 की जमानत कहाँ से उन दिनों में जब ये मोतीराम का केस आया था। हाँ। तो जो है हमें और अदालतों को ये ख्याल रखना होगा कि अननेसेसरीली बहुत हाई रकम की जो है सिक्योरिटी हम ना मांगे और मुल्जिमान को जहाँ बेल बॉन्ड पे छोड़ देना हो। मुझे अपने अनुभव में आया कि मैंने देखा कि जहाँ जो है कोई केस प्राइमा फेसाई नहीं बन रहा है, फिर भी हम अगर बेल यानी श्योरिटी ज्यादा डिमांड करें या हाई डिमांड करें तो वो एक न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाएगी। हमें ऐसे केसेस में जहां प्राइमा फेसाई केस ना बन रहा हो या जहां एक्विटल हो गया हो और हाई कोर्ट के सामने पेश होने की शर्त लगाई जा रही हो, तो उसमें पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देना न्यायोचित होगा। जी बिल्कुल। जस्टिस भगत सिंह, यहाँ पर मुझे अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट की सरकार ने एक नई प्रणाली को लागू किया है, उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी आपसे, जिसमें नगद जमानत की जगह एक ऐसा कानून पारित किया गया जिससे जोखिम मूल्यांकन या रिस्क असेसमेंट के रूप में जाना जा रहा है। इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर बेल दी जाती है। जुर्माना की जगह सामाजिक सेवा का भी एक प्रावधान है। बहुत पहले शायद भारत में भी इसकी प्रैक्टिस की गई, कुछ पुरानी कहानियों और उसके तहत हमने भी देखा है कि क्या आपको लगता है कि क्या ये नगद जमानत की जगह एक अच्छी प्रणाली है जिसको हम भारत में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या अगर ऐसा पहले से है तो इसकी प्रैक्टिस शायद ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? नहीं, हमारे यहाँ अभी तक ऐसा नहीं है सोशल सर्विस का, मगर ऐसा किया जा सकता है और कर देना चाहिए। जैसे देखिए, सिखों में किसी को तनख्वाह घोषित कर देते हैं, मगर यदि वो कोई सोशल सर्विस करता है, गुरुद्वारे में जाके बर्तनों की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है या बाहर बैठ के शू पॉलिश करता है। मुझे याद है बूटा सिंह मिनिस्टर थे, उनको तनख्वाह घोषित कर दिया था, तो उन्होंने जाके जो है सामाजिक सेवा की थी, गुरुद्वारे के बाहर बैठ के की सफाई की। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, हालांकि वो एक रिलीजियस एंगल उसमें है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मगर हाँ, यदि सोशल सर्विस की बात की जाए तो बजाय इसके कि जुर्माना हैवी किया जाए, एक नॉमिनल जुर्माना कर दिया जाए। सोशल सेवा से जो है मुलजिम से कहा जा सकता है कि आप न्यायिक व्यवस्था को कंपनसेट करें। और वैसे हमारे यहाँ तो न्यायिक व्यवस्था इतनी लचर हो रही है, चरमरा रही है। 15-15 साल, 20-20 साल जो है मर्डर केस की अपील्स में लग रहे हैं और केसेस जो नए दायर हो रहे हैं उनकी जो है 6-6 महीने, 8-8 महीने वो पहली हियरिंग पे ही नहीं आते हैं। जहाँ ये इतनी न्यायिक व्यवस्था खराब हो, वहाँ मजिस्ट्रेट और सेशन जज एक माइनर केस में बेल खारिज करते हैं, तो उसकी तो वो तो बेचारा गया सालों के लिए जेल में। बिल्कुल। अगर आप मुझे परमिट करें, मैं आर्यन के संदर्भ में कहना चाहूंगा, यानी जहाँ पे कोई रिकवरी नहीं, एक मुलजिम जिसको बनाया गया वो क्रूज के अंदर नहीं गया, उसने पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके पास से कोई रिकवरी नहीं, कोई उसका कहीं किसी ने नाम नहीं लिया और ये कह दिया चैट के आधार पर उसके खिलाफ। ये मतलब ज्यादा क्रिटिसाइज न करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे केसेस में जाति की बात कही जाएगी और बेल को जो है बहुत उदारीकरण बेल का होना चाहिए। बिल्कुल। एक और बड़ा मामला है विक्रम सिंह जी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में मुझे याद है जिसका जिक्र आपने भी किया, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने जमानत की जो अनुचित प्रणाली के खिलाफ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दंड संहिता में जमानत की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, हालांकि अपराधों को जमानती और गैर जमानती के तौर पे वर्गीकृत किया गया है। क्या आपको लगता है कि अब ये सही वक्त है कि जब सीआरपीसी में ही बदलाव किया जाए? अवश्य, क्योंकि ये कानून अब अप्रासंगिक से दिखाई पड़ रहे हैं, विशेषकर क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ ऑफ बेल प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके ऊपर एक पुनर्विचार की आवश्यकता है और जो समाज की अनिवार्यताएं और नए
नई चुनौतियां, उसके आधार पर इसको दोबारा इसकी समीक्षा होनी चाहिए और लॉ कमीशन को इसके बारे में सुविचारित आख्या दे करके संसद में पेश करना चाहिए, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ एक चिंतन तो ही रहा है। मुझे यही बताया गया कि गृह मंत्री जी ने इसके ऊपर कुछ चिंतन भी किया है कि नए कानून किस प्रकार लाए जाने हैं, लेकिन सबसे पहले जिसकी तरफ आपने संकेत और इंगित किया है उसके ऊपर कार्रवाई करनी होनी चाहिए, क्योंकि जनहित से ये सीधा प्रश्न जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। अक्षय, एक और मसला जो कि ठीक है, चलिए इन तमाम प्रक्रियाओं से निकलकर किसी तरह से बेल मिल भी जाती है, वकील अपने आरोपी को बेल दिलवा भी दे या प्रक्रिया के हिसाब से बेल मिल भी जाती है, बेल ऑर्डर ही नहीं पहुंचता है। आर्यन केस के मामले में भी ये बड़ा जिक्र का मसला रहा कि बेल ऑर्डर ही नहीं पहुंचा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तो जेल अधिकारियों तक बेल ऑर्डर पहुंचने में देरी को एक गंभीर कमी भी बताया था, और इस समस्या से जाहिर सी बात है कि जो विचाराधीन कैदी होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां पर जो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जिसको कहा जाए वो हो ही नहीं पा रहा है, जबकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जाने के दावे करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम को एक तो ठीक करवाना और साथ ही हर जेल में ऐसी सुविधा बनानी पड़ेगी जहां पर यदि किसी को बेल मिला है तो चाहे उसके वकील के द्वारा या किसी तरह से बेल ऑर्डर उसको तुरंत मिले, ताकि वो 24 घंटे भी अलग से क्यों रहे जेल में? देखिए, जनरली हमारा जो प्रोसीजर रहा है ओवर द ईयर वो ये रहा है कि एक बड़ी कोर्ट बेल ऑर्डर देती है, फिर उसकी कॉपी लेके हम मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाते हैं, उसके साथ फिर वहां पर बेल बॉन्ड सबमिट करते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करके मजिस्ट्रेट की कोर्ट फिर रिलीज ऑर्डर करती है, वो फिर जेल अथॉरिटीज के पास जाता है। तो ये प्रोसीजर है जी। लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हाईटेक हो रहे हैं, तो हमको इस प्रक्रिया को भी हाईटेक करना होगा। इसमें दो चीजें अहम है। एक तो हम हॉटलाइन क्रिएट कर सकते हैं जो डायरेक्ट ऑर्डरिंग अथॉरिटी यानी कि जिस कोर्ट ने बेल ऑर्डर किया है वो, और डायरेक्ट जेल अथॉरिटी जहां पर वो कंफाइंड है, उन दोनों के बीच में हो, कम्युनिकेशन एकदम तुरंत हो। इसके अलावा हम डिजिटल सिग्नेचर्स की बात कर सकते हैं जिससे कि ऑथेंटिकेटेड ऑर्डर्स पास हो। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, ये जो मैं कह रहा था कि बीच में पहले बेल बॉन्ड सबमिट होगा और फिर वो आगे होगा, आगे का प्रोसीजर होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम बेल ऑर्डर में ये कह सकते हैं और कई बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसको तुरंत रिहा कर दिया जाए, और ये भी उसको कहा जा रहा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेल बॉन्ड सबमिट कर दें। यानी कि जो चीज रेस्ट्रेन कर रही है मुझे बिल्कुल। अक्षय, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें ट्रांजिट जमानत रिमांड का जो दुरुपयोग है उसको भी ये ट्रांजिट जमानत रिमांड के दुरुपयोग को भी कम करना चाहिए, और आरोपी का जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी भी इससे संवैधानिक सुरक्षा होगी? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ट्रांजिट रिमांड और ट्रांजिट बेल थोड़ा सा अलग पहलू है जी। ट्रांजिट रिमांड वो होगी जब हमने किसी और शहर में उसको अरेस्ट किया हो और हमारी जो अदालत है जिसका जुरिडिक्शन बनता है वो कोई और शहर, तो जहाँ से अरेस्ट किया है वहां से वहां तक ले जाने के लिए हमको उसके लिए ट्रांजिट रिमांड की जरूरत है। ऐसे ही ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल भी हो जाती है। जैसे मैं अगर बॉम्बे में रहता हूँ और मुझे कोई मद्रास की कोई पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, तो मैं बॉम्बे में हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से कह सकता हूँ कि मुझे बेल दे दी जाए, जिससे कि मैं मद्रास हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाके बेल ले सकूं। मुझे डर है कि मुझे यहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा और मैं वहाँ पे प्रॉपर बेल नहीं ले पाऊंगा। तो ये जो ट्रांजिट का है इसका लेना देना इतना ज्यादा डायरेक्टली इससे नहीं है। हाँ जी। ऐसे में जब अब ये स्थिति अगर बन रही है तो विक्रम सिंह जी, एक और बड़ा मामला आ गया था जब आगरा सीजे रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आगरा सेंट्रल जेल के 13 कैदियों की जब रिहाई का संज्ञान लिया था, तो वहाँ पे भी यही प्रमाणित ऑर्डर कॉपी की इंतजार न करने को कहा गया था, और चूंकि ऑर्डर की कॉपी नहीं थी इसलिए उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। कई ऐसे रैकेट भी सामने आए जो फर्जी बेल ऑर्डर बनाकर आरोपियों को रिहा करा ले जाते हैं। अब ऐसे में पुलिस की भूमिका क्या हो रहेगी? राशि जी, इसके 3 पक्ष हैं। आपने 2 पक्षों पर प्रकाश डाला। नंबर 1 की जो विलंब, आज के इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में ये संभव है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं रियल टाइम आपसे संपर्क में हूँ, तो क्या ये संभव नहीं है कि बेल ऑर्डर हो तो उसके 3 दिन बाद पहुंचे? ये
उनके मानवाधिकार का हनन है कि अगर जब कोर्ट ने विरुद्धादेश स्थगित कर दिया या जमानत दे दी तो 72 घंटे अनावश्यक रूप से सरकार के ऊपर वो भार बन करके व्यक्ति क्यों जेल में रहे, उसके मानवाधिकार का हनन हुआ। नंबर 2, आपने ये कहा कि इसके अंदर फिर उसके बाद भ्रष्टाचार का फुट आता है कि जेल करने का इंतजाम अभी है नहीं, अभी मिल नहीं रहा है, जेलर साहब सुप्रीटेंडेंट जेल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण क्योंकि जो बेकरारी होती है आरोपी की बाहर जाने में, वो 12-24 घंटे उसके लिए एक जीवन मरण का एक अवधि होती है, वो समय बीतता नहीं है, तो उसमें भ्रष्टाचार का फुट आता है। तीसरी चीज, जो फर्जी बेलागन को लेकर के जो शातिर अपराधियों की जमानत हुई, राष्ट्र विरोधी तत्वों की जमानत हुई, ये एक अत्यंत गंभीर प्रश्न है और इसके ऊपर मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जेल अधिकारी कर्मचारी मनमाने तरीके से शातिर अपराधियों के बेल ऑर्डर से इतने जल्दी रिलीज कर दें, क्योंकि उनके अंदर भी चेक्स एंड बैलेंसेस है, उनको वांछित सावधानी बरतनी चाहिए थी और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भी एक संगठित अपराध है। सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि फर्जी बेल ऑर्डर जैसे करेंसी नोट छापने के लिए भी एक जानकारी होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। इसी तरह फर्जी बेल ऑर्डर, नॉलेज, लीगल पार्लेंस और लीगल जार्गन की जानकारी और सील वगैरह की जानकारी, लेटर हेड की जानकारी, और उसके ऊपर ये मान के चलना चाहिए संगठित अपराधी सीमित है और अगर पुलिस की संलिप्तता नहीं है तो इनका सफल अनावरण बिल्कुल संभव है। कार्रवाई होनी ही चाहिए, उनको नेस्तनाबूद होना चाहिए, लेकिन बिना संलिप्तता के, मैं कहूँगा तीनों की संलिप्तता के, अपराधी, जेल और पुलिस के, इस तरीके के फर्जी बेल ऑर्डर संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल, और शायद यहीं पर वो मुख्य बिंदु है जहां पर सुधार की जरूरत है। जस्टिस भंवर सिंह, एक हम अब बिल्कुल अंतिम दौर पर हैं। एक मुझे जब ये सारी चर्चा हो रही थी तो मुझे एक मामला याद आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के एक निचली अदालत के जज ने केवल बेल इसलिए नहीं दिया कि जो आरोपी था उसको साइन करने नहीं आता था, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि 15 दिन इसको जेल में रखो और इसको साइन करना सिखाओ ताकि ये अपने कागजों पर, जमानत के कागजों पर सिग्नेचर कर सके, तब उसको बेल दिया जाएगा। ये अपने आप में हास्यास्पद है और इस तरह की अगर कोई न्यायिक प्रणाली में अगर इस तरह के, जिसको कहा जाता है कि बेल अंततः न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है, इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो एक तो मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि ऐसे में क्या किया जाए। दूसरी बात एक कि जो जमानत की जो अभी पूरी चर्चा में हमने एक ये देखा जरूर कि जमानत की प्रक्रिया में या रियायत देने की प्रक्रिया में एक रूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आखिर बेल की पूरी प्रक्रिया को यूनिफॉर्म कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या प्रोटोकॉल हो, ये इस तरह के दोनों सवाल आपके सामने रख रही हूँ। जी बिल्कुल, देखिए आप आज में हमारे देश में जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब हम लोग जो है सारी हियरिंग कोर्ट की जो है ऑनलाइन करते हैं और मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा कि पहले आज से 40 साल पहले तक रात में जो है पोस्टमार्टम नहीं होता था और हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं होते थे, मगर आज की डेट पर और तो और जो है ब्लड सैंपल लेके टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं आती थी, सब कुछ होता था मॉर्निंग में होता था। आज जो है हॉस्पिटल्स में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि आप आधी रात में एक्सरे करा लीजिए, आधी रात में MRI करा लीजिए और किसी भी वक्त ब्लड टेस्ट हो जाता है। ऐसे ही मेरा मानना है कि ये जो प्रक्रिया अभी इससे थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि 5 बजे तक अगर जेल में बेल ऑर्डर नहीं पहुंच पाया तो जो है वो अगले दिन छूटेंगे, ये तो अब बाबा आदम के जमाने की सी बात लगने लगी है। अभी जो है जब हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हमारा हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट जज, हर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और हर जेलर जेल का एक कोर्ट से, न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ऑर्डर पास किया है, वो तीनों अथॉरिटी के पास 1 मिनट में चला जाएगा, 1 मिनट में चला जाए और जाके ही छोड़ देना चाहिए। और 5 बजे क्या, 6 बजे क्या, अगर रात के, मैं तो कहता हूँ 8 बजे भी पहुंचा, आज की डेट में हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसी वक्त छोड़ा जाए, रात के 8 ही बजे छोड़ा जाए, 9 बजे छोड़ा जाए। ये बात अलग है कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, मगर ये एक जो है पुरानी व्यवस्था जो है जिसे कहते हैं कि एक ओल्ड रट चली आ रही है कि सब 5 बजे के बाद रिलीज नहीं होंगे।
ये बात गलत है। इसमें जो है सुधार की आवश्यकता है। जी। नई टेक्नोलॉजी से सबका कनेक्शन एक दूसरे से होना चाहिए। सारी जेल्स जो हैं, कंट्री की जेल्स जो हैं वो जुड़ी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे लगा के जुड़ी होनी चाहिए। और एक जो आपने अभी आगरा का उदाहरण दिया, एमपी का तो वाकई हास्यास्पद है, बिल्कुल हास्यास्पद है, कोई शर्त होनी ही नहीं चाहिए। मगर ऐसे केसेस सिक्के दुक्के होते हैं, उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। सवाल तो ये है कि व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन की है। हमें जो है पूरे परिवर्तन लाना चाहिए और बेल मस्ट बी द रूल। अब हमें अमेंडमेंट कर देना चाहिए कि हर केस में संगीन अपराध को छोड़ के, टेररिस्ट एक्टिविटी को छोड़ के, मर्डर, डकैती, रेप वगैरह को छोड़ के 4-5 ऐसे संगीन अपराध हैं उनको छोड़ के बेल मस्ट बी द रूल। और ये किसी की बेल गलत कहते हैं तो उसमें केवल कैंसिलेशन का प्रोविजन हो। यानी जो थाने में जो थानेदार साहब हैं उन्हें बेल पे छोड़ना ही होगा। कुछ अभी भी जो पेटी ऑफेंसेस हैं उसमें थानेदार साहब को बेल पे छोड़ना ही होता है, इंस्पेक्टर को। हाँ, अगर किसी का जो है ज्यादा संगीन अपराध है या उसके भाग जाने की उम्मीद है तो बेल कैंसिलेशन का प्राविधान है। हाई कोर्ट में जाके बेल कैंसिल करा देनी चाहिए। नंबर 2, मेरा एक ये भी सुझाव होगा कि बेलेबल ऑफेंस जो है आज की डेट में वो बहुत कम है, गिने चुने हैं। बेलेबल ऑफेंस की नंबर बढ़ा देनी चाहिए। जैसे 7 साल तक की जो है अपराध अगर हैं, एक्सेप्ट संगीन अपराध जो मैंने 4-5 गिनाए उनको छोड़ के 7 साल तक के सेंटेंस के प्राविधान वाले सभी जुर्म की बेल हो जानी चाहिए, उनको बेलेबल करार दे देना चाहिए। यानी ये लॉ में परिवर्तन हो जाना चाहिए। सीआरपीसी के पीछे जो एक इंडेक्स लगी हुई है, जो लिस्ट है नॉन बेलेबल ऑफ इंजेबल ऑफेंसेस है, उसमें परिवर्तन ला देना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट जो मैंने पहला ही सुझाव दिया था, उन पर ज्यादा ना डिपेंडेंट रही जाए आज की डेट में। वो उनको ज्यादा जिम्मेदारी ना देके पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको दी जाए। मजिस्ट्रेट को ना छोड़ के सेशन जज और बल्कि सेशन जज के बाद भी मैं तो कहूँगा हाई कोर्ट में जानी चाहिए। आज भी विक्रम सिंह जी ने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 1 लाख बेल के केसेस पेंडिंग हैं या 1 लाख केसेस पेंडिंग हैं। तो अगर मान लिया केसेस ज्यादा बढ़ भी जाएंगे, बेल के केसेस हाई कोर्ट्स में बढ़ भी जाएंगे तो न्यायिक व्यवस्था में तो सुधार हो जाएगा। लोगों को न्याय तो मिलना तुरंत हो जाएगा। अभी जो स्थिति है, मुझे बहुत एक शेर याद आता है इस पर कि पेश तो होगा अदालत में मुकदमा, बेशक जुर्म कातिल के ही सर हो ये जरूरी तो नहीं। कि अभी जो बेल मिले नहीं मिले वो कातिल है या नहीं ये कुछ पता नहीं चलता। तो शायद ये सही वक्त है जब इस प्रक्रिया से जुड़ी हुई तमाम अंगों को, तमाम जो अधिकारी हैं उन पर सोचने की ज़रूरत है। और आप लोगों का ये सुझाव जाहिर सी बात है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए इसको परिवर्तनशील बनाए रखने के लिए बेहद अहम रहेगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरे मसले पर जुड़ने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि भारत में जो बेल की प्रक्रिया है वो अभी उलझी हुई है और इसके लिए बार बार ये कहा गया है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पुराने हो चुके हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। और शायद इन सब से ऊपर इस तरह के मामलों को ज़्यादा मानवीय चश्मे से देखने की ज़रूरत है। यदि मानवता का पुट इसमें आ जाए, मानवीयता का पुट इसमें आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो मामले जहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जहाँ पर एक पीड़ित नाहक ही पीड़ा झेल रहा है, उसे ज़मानत मिलने में देरी नहीं होगी। और तब शायद हम नई सोच के साथ अपनी न्यायिक प्रणाली को, अपने इस पूरे सिस्टम को ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपके सामने फिर आऊँगी एक अलग मसले के साथ। तब तक आप देखते रहिए। नमस्कार।